शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। दरअसल राउत से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। इस सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा कि पिछले 7 साल में बीजेपी को जो सफलता मिली है, जो कामयाबी मिली है, उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। वो अभी भी देश और पार्टी के शीर्ष नेता हैं। संजय राउत का बयान ठीक ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में दिल्ली में मुलाकात की थी। और अब संजय राउत का इस तरह से पीएम मोदी की तारीफ करना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अंदर खाने कुछ पक जरूर रहा है। आजही असं मानतो की नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे सगळ्यात मोठे नेते आहेत आणि गेल्या 7 वर्षात भारतीय जनता पक्षाला जे यश प्राप्त झालेलं आहे ते नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यामुळेच प्राप्त झाले, हे नाकारता येणार नाही, ते स्वीकारलं पाहिजे। और इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भले ही वो राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो गया। राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने दिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या होगी। और वहीं आज एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बयान दिया कि शिवसेना पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने बाला साहेब का भी जिक्र अपने इस बयान में किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना पर हम भरोसा कर सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता कि शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे। बाला साहब ने हमेशा अपने वचन को निभाया है। बाला साहब ने इंदिरा गांधी से किया वादा निभाया था। केंद्र में जनता पार्टी सरकार के वक्त कांग्रेस का साथ दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अगला विधानसभा चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में शरद पवार के इस बयान का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इधर बारिश से मुंबई वासियों की मुसीबत बढ़ने लगी। बुधवार को दिन भर हुई बारिश के बाद देर रात मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसका मलबा पास के एक घर पर गिरा और कुल 11 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में मोहम्मद रफी के परिवार के 9 लोग शामिल थे, जबकि हादसे में घायल हुए 8 लोगों में से 3 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। इससे पहले चश्मदीदों का दावा है कि एक जोरदार धमाके के साथ 4 मंजिला इमारत रात 11:10 पर ढहकर दूसरी इमारत पर गिर गई। आनन फानन में वहां पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे से लोगों को निकालने का काम तेजी से किया। हालांकि घनी आबादी होने के चलते घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता सकरा था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और जेसीबी को भी मौके पर पहुंचने में दिक्कत हुई। इसके बावजूद एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जल्दी से अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत में 3 परिवार रह रहे थे, इनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। पता चलेगा कि हकीकत में अंदर कोई और फंसा है या नहीं है, जीवित है या नहीं, 1 घंटे में पता चल जाएगा। ये एक बच्चे को शायद निकाले और एक औरत को मेरे सामने निकाले, एक औरत को निकाले। धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आवाज इतनी तेज थी जैसे कि कोई विस्फोट हो गया, और अभी 3 बच्चों को भी निकाल। दरअसल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को लगभग पूरा दिन बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और पहले से कमजोर ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 11 लोगों की मौत और 8 लोग इंजर्ड हुए हैं मलाड के मालवनी बिल्डिंग कोलैप्स में। ये अगर हम बिल्डिंग कोलैप्स की बात करें तो ये ग्राउंड प्लस 3 का स्ट्रक्चर था, जिसका 2nd और 3rd फ्लोर उसके एडजॉइनिंग ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चर पे जो है कोलैप्स हुआ है। ये पूरा एक कलेक्टर कंपाउंड है। ये एरिया आप देख पाएंगे विजुअल्स में कि किस तरह से ग्राउंड प्लस 1, ग्राउंड प्लस 2, 3 के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। इस दुर्घटना के बाद कुछ लोग अपनों की निशानियों को इस मलबे में तलाश रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि चंद सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। और मेरा घर का बर्बाद हो गया है। अब मेरा घर बनाएगा कौन? मैं सरकार से यही दुआ करती हूँ कि मेरा घर बना के दे दे, बस हो गया। मुझे और सरकार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक घर का ही था मेरा कोई सहारा, और कोई सहारा नहीं है। पूछताछ में पता चला कि रफी नाम के एक शख्स के परिवार के 9 लोगों की इस हादसे में मौत हुई, जिसमें उनकी पत्नी, भाई, भाभी और उनके 6 बच्चे थे।
हालांकि हादसे के बाद पीड़ितों को मरहम लगाने के लिए सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बीएमसी की माने तो ये इमारत बुधवार को हुई बारिश से पहले ताउते चक्रवाती तूफान के दौरान कमजोर हो गई थी। लोगों को यहाँ से हटने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लोग नहीं माने। हमने ये हमारे नगर सेवक, हमारे ऑफिसर सब ये पत्र दिए हैं और देने के बावजूद भी इधर वैसे ही मजले चढ़ते रहते, तो इधर का सब ने उन लोगों ने काम करना चाहिए। और अभी जो हादसा हुआ है उसके लिए जो मृत हुए उनके लिए 5 लाख की मदद जारी की है। जो एडमिट भी है उनके लिए फ्री ऑफ उनको मेडिसिन होना चाहिए। और जो ये अभी ये हुआ है तो उसके ऊपर इंक्वायरी पुटअप। बीजेपी नेता भी हादसे वाली जगह पहुंचे और इस हादसे के लिए सीधे शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया। मेरी मांग है कि जो ये रेवेन्यू की लैंड है, कलेक्टर, बीएमसी अथॉरिटी है, ग्रांटिंग परमिशन वो और पुलिस, यह कंसर्न बांधकाम होते वक्त जो लोग जिम्मेदार उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, निलंबन की, और उनके ऊपर एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर। उधर सीएम उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जानने पहुंचे, जहां रोते बिलखते परिजनों ने अपना हाल बताया, जिनको सीएम उद्धव ठाकरे ढांढस बंधाते हुए नजर आए। बिहार की नीतीश सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की बात खूब करती है, लेकिन राज्य में गरीबी का आलम क्या है और क्या वाकई सरकार बुजुर्गों और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा दे पा रही? अगर इसका जवाब चाहिए तो नालंदा की एक तस्वीर आपको देखनी होगी। एक बूढ़ी महिला, एक बुजुर्ग महिला अपने 10 साल की पोती के साथ शौचालय में रहती है और शौचालय में ही वो खाना बनाती है। कहने के लिए कई सरकारी योजनाएं जिसकी मदद से इन दोनों की जिंदगी को बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएम नीतीश कुमार खुद नालंदा जिले के ही हैं। तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर कोई भी समाज शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेगा। सोचिए तो नामुमकिन लगता है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में कोई इंसान ऐसी हालत में भी जी सकता है, लेकिन बिहार के सुशासन का ये एक ऐसा सच है जो खोखली सियासत और भ्रष्ट प्रशासन की पोल खोलता है। करीब 75 साल की बुजुर्ग कौशल्या देवी अपनी 10 साल की पोती के साथ जहां मौजूद हैं, वो एक शौचालय है। इसी शौचालय में दादी पोती अरसे से दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि इन दिनों मौसम खराब है, लिहाजा खाना भी यहीं बनाया जाता है। सब पानी इतना पार रहता जाइए सब ऐसी रहा है। कैसे रहा हो? अब कौची करिए, रात भर ऐसी मच्छर मोच के खो है। नहीं मिले तोरा इंदिरा आवास मिले? हाँ, भ्रष्टाचार की हर हद पार कर चुके बिहार के प्रशासन में किसी अकेली बुजुर्ग महिला को इंदिरा आवास योजना भला कैसे मिल सकती है? बताया जा रहा है कि रिश्वत नहीं मिली तो बीडीओ ने योजना की लिस्ट से कौशल्या देवी का नाम काट दिया। बेटे और बहू की मौत के बाद मासूम की परवरिश की जिम्मेदारी कौशल्या देवी पर है, और जिस गुर्बत में वो मासूम को पाल पोस रही हैं, उसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। यहाँ और से कुछ हो जब से जनान 50 बरस से लेकिन पहले हाल है माटियों के गिर कर गए। अभी कहाँ रह रही है ये? इसी में रहती है यार। क्या है वो? अब वही बाथरूम है यहाँ, और वो पीछे कोई बगल वाला कारखाना करके दिया। कौशल्या देवी को न तो आवास की सरकारी योजना का लाभ मिला और न ही अनाज की योजना का। सच्चाई ये है कि भीख मांगकर वो अपना और अपनी पोती का पेट भरती हैं। ये आलम तब है जब ये इलाका सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, जिसके विकास की जिम्मेदारी एक तरह से खुद उनकी है। इसीलिए जब ये तस्वीर वायरल हुई तो हड़कंप मचना लाजमी था। आनन फानन में अधिकारी बुजुर्ग महिला का हाल जानने पहुंचे, और जैसा कि होता आया है, उन्होंने पाया कि महिला की हालत इतनी खराब नहीं है और लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। हम लोग जब स्थल पर गए तो जैसा कि न्यूज़ है कि जो महिला अपनी पोती के साथ शौचालय में रह रही है और खाना खा रही है, तो ऐसी बात हम लोग को जाने पर नहीं मिली। उस शौचालय के बगल में एक कमरा था। रात में हम लोग 9 बजे जब गए तो वो अपने पोती के साथ सोई पाई है, और बगल में वो शौचालय है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। महिला की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन शौचालय में रहने एवं खाने की बात सर्वथा गलत है। इसकी पूरी जांच की गई। जाहिर है एडीएम साहब को शौचालय में बना मिट्टी का चूल्हा नजर नहीं आया, वहां रखे बर्तन और कपड़े भी नहीं दिखे। मन में ये सवाल भी नहीं आया होगा कि इतने सालों में आखिर इंदिरा आवास योजना का लाभ इन्हें क्यों नहीं दिया गया और बुजुर्ग को राशन क्यों नहीं दिया गया। हैरत तो इस बात पर भी है कि मौजूदा मुखिया को ये सारी बातें पता है, फिर भी कुछ नहीं किया। अब दावा किया गया है कि जल्द ही आवास का इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार के प्रशासन को भ्रष्टाचार ने जिस तरह से खोखला किया है, उसे देखते हुए इसकी उम्मीद कम है।
भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका सरकार ने बड़ा झटका दिया है। पीएनबी घोटाले में भगोड़े मेहुल चौकसी को डोमिनिका सरकार ने अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया। साथ ही कोर्ट से चौकसी की याचिकाएं खारिज कर भारत प्रत्यर्पित करने की अपील भी की। हरियाणा में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने कानून को मंजूरी दे दी। कानून नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्लैक फंगस से पीड़ित शख्स ने इलाज पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद भी पीड़ित की एक आंख नहीं बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तैनात डॉक्टर शिवानी ने 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद छुट्टी नहीं ली है। डॉक्टर शिवानी कोरोना के खतरनाक संक्रमण के दौर में भी लोगों का इलाज कर मिसाल पेश कर रही हैं। टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन हेल्थ स्टार्टअप कंपनी 1mg में हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है। हालांकि अभी सौदे के लिए वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं हुआ है। गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 358 अंक उछलकर 52,300 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 102 अंकों पर 15,737 पर बंद हुआ। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने 2019 में निखिल जैन संग शादी रचाई थी। शादी के बाद जब नुसरत मांग में सिंदूर और साड़ी पहने संसद में आई तो लोग दंग रह गए। इतना ही नहीं, नुसरत जहां के खिलाफ फतवे तक जारी कर दिए गए। लेकिन अब नुसरत जहां ने खुलासा किया है कि वो अपने पति निखिल के साथ नहीं रह रही हैं और उनकी शादी भारत में मान्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, नुसरत ने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से अपनी शादी की सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया है और लिखा है कि वो डरने वाली नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोग नुसरत के इस रवैये से हैरान हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि निखिल जैन से अपनी शादी को लेकर क्या नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला था, क्योंकि संसद में शपथ लेते वक्त उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। नुसरत को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि टीएमसी सांसद नुसरत जहां रूही जैन की निजी जिंदगी है, वो किसके साथ शादी करें, किसके साथ रहें, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और ये संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है कि उन्होंने निखिल जैन से शादी की। क्या उन्होंने संसद में झूठ बोला था? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।